ईयर 1160 मंगोलिया एक ऐसी जगह थी जहां आपस में लड़ने वाले नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स राज किया करते थे। ईयर 1162 मंगोलिया के लेक बाइकाल के पास जन्म लिया एक ऐसे योद्धा ने जिसने पहली बार पूरे मंगोलिया को एकजुट कर उनके सबसे बड़े शत्रु चाइना को हराकर ऑलमोस्ट पूरी तरह से कब्जा कर लिया। साल 1221 गेंगिस खान इंडस नदी के किनारे पर खड़ा है, भारत के सीमा के बहुत नजदीक। अगला निशाना हो सकता है भारत, लेकिन भारत से मुड़के वो वापस चाइना की ओर चले जाता है। इन सारे घटनाओं ने एक साथ मिलकर रंगी है इतिहास की सबसे पुरानी बदले की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें बदले की आग ने छोटे लड़के को विवश कर दिया। पूरे किंगडम ऑफ वेस्टर्न जिया, जिन डायनेस्टी, काराखिता एम्पायर और ख्वारिज्मिया एम्पायर को घुटने टिकाने पर। साल 1206 मंगोलिया, जिस पर सदियों से कई चीनी शासकों ने आक्रमण किया, लूटा और पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये मंगोलिया के इतिहास का सबसे काला दौर था। एक मंगोल अपना अपमान कभी नहीं भूलता, और ये वो दौर था जब से मंगोलिया का हर योद्धा, हर चीफ के जिंदगी का इकलौता मकसद था चीन की बर्बादी। बट यार, किसी इंसान में बदले की भावना इतनी डीपली रूटेड कैसी हो सकती है? गेंगिस खान ने अपनी जिंदगी में बदले को पूरे करने के लिए ही सारे काम किए, और पैराडॉक्सिकली इसी से वो सक्सेसफुल बना। सो क्या हमें भी इससे कोई फायदा हो सकता है? वेल, एक स्टडी में पाया गया कि इंसान बदला लेने के लिए मोटिवेट होता है क्योंकि रिवेंज लेते वक्त हमारे ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट होता है जो प्लेजरेबल फीलिंग देता है, और बदला लेते वक्त या उसके बाद हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिसके बॉडी में नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें मेजर है लॉस ऑफ फोकस, और आपको सही डिसीजन लेने से रोकेगा। अब आपको ये सीख कैसे मिली? खुद गलती करके या दूसरे की गलती से? वेल, अब ऐसे ही सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन और लाइफ कोचेस की गलतियों से सीख के उनके फंडे को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम थी। मंगोलिया के ट्राइब्स 1206 के पहले आपस में बटे हुए थे और उन सब में कोई एकता नहीं थी। अब समय के पहिए को थोड़ा सा घुमाते हैं और साल 1162 में जाते हैं, जब तेमुजिन का जन्म हुआ मंगोलिया के क्लैन के चीफ के घर में। एक ऐसा चीफ जिसका परिवार भी मंगोलिया के सबसे सम्मानित और अमीर परिवारों में से एक है, लेकिन कब तक? ईयर 1171 में तेमुजिन के पिता येसुगे बघातु की मौत हो जाती है। मौत का कारण एक राइवल क्लैन का षड्यंत्र। अब ये तेमुजिन और उसके परिवार की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद मंगोलिया के शाही परिवार को उनके क्लैन से बेदखल कर दिया। तेमुजिन और उसका परिवार इस मुसीबत को सरवाइव कर लेता है और 1178 में वो बोटे नाम की एक लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगता है। लेकिन तेमुजिन की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वजह, पड़ोस के एक क्लैन ने तेमुजिन के घर पर हमला करके बोटे को अगवा कर लिया, और निहत्था तेमुजिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। इस बात ने उसके दिल पर इतना बड़ा घाव कर दिया कि उस घाव से बदले का खून बहने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि वो बोटे का बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन एक पूरे क्लैन पे वो आक्रमण अकेले नहीं कर सकता था, और तेमुजिन को ये पता था कि उसके इस बदले में उसका साथ सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, उसका ब्लड ब्रदर जमुखा। और उसके इस विश्वास पर जमुखा भी खरा उतरा। दोनों ने मिलकर रातों रात दुश्मन के काबिले पर हमला बोल दिया और आखिर बोटे को वापस हासिल कर ही लिया। तेमुजिन और जमुखा की ये एकता रंग लाई। उनका पहला मकसद साकार हो चुका था और अब वक्त आ गया था अपने दूसरे मकसद को पूरा करने का, वो काम कर दिखाने का जिसका सपना मंगोलिया के हर योद्धा ने देखा था, चाइना से बदला। तेमुजिन का बदला उसके लिए कितना जरूरी था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने कभी धन संपत्ति को जरूरी नहीं समझा। उसे इन सभी भौतिक वस्तुओं से ज्यादा सत्ता और अधिकार का लालच था, और उसकी यही सोच भारत की सीमाओं पर पहुंचकर भी यहाँ पर हमला नहीं करने की वजहों में से एक थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की संपत्ति गेंगिस खान के कोई काम की नहीं थी। उसे तो सिर्फ एक ही चीज की चाह थी, बदला। सो अब जब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, तब जमुखा के आर्मी और तेमुजिन के लीडरशिप के साथ दोनों ने धीरे धीरे कर सबसे पहले पूरे मंगोलिया को अपने कब्जे में ला लिया। पर कहते हैं ना, एक मियां में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसी तरह मंगोलिया का खान कोई एक ही हो सकता था, सिर्फ एक, और इससे इन दोनों ब्लड ब्रदर्स में एक ब्लडी जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में दोनों तरफ के सोल्जर्स ने अपने लीडर को चुनना शुरू किया, जिसमें तेमुजिन का पलड़ा भारी था, क्योंकि तेमुजिन एक ऐसा उम्दा लीडर था जिसके लीडरशिप में सैनिक हो या चीफ, सभी को समानता से ट्रीट किया जाता था। और ये बात देखकर जमुखा के लोग भी तेमुजिन की तरफ जुड़ने लगे, जिसकी वजह से जमुखा को हराकर तेमुजिन बन गया मंगोलिया को एक करने वाला महान रूलर।
एक ऐसा रूलर जिसको इतिहास के पन्नों में एक ही नाम से जाना जाता है, गेंगिस खान। वो गेंगिस खान जिसने अपने जीवन में हमेशा बस एक ही लक्ष्य रखा, दुश्मनों से बदला। और इस बदले के तीर का अगला निशाना था चाइना, जिसमें उनका पहला दुश्मन था वेस्टर्न जिया, वो इलाका जो मंगोलिया के सबसे नजदीक था। और दूसरा दुश्मन था चिन एम्पायर, जिसने मंगोलियंस का जीना मुश्किल कर दिया था। और इसीलिए कोई भी देरी ना करते हुए गेंगिस खान ने चाइना पर हमला कर दिया और महज 5 सालों में यानी कि 1210 तक वेस्टर्न जिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर उसे अपना गुलाम बना लिया। इस जीत के लिए उसने अपने ही दुश्मनों की ताकत को अपना हथियार बनाया और यह हथियार था चाइना का सीज टैक्टिक। एक ऐसी टैक्टिक जिसमें वो दुश्मन के इलाकों को पूरी तरीके से घेर लेता था, जिससे दुश्मन के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते थे, एक तो गेंगिस खान का सामना करना या फिर दूसरा सरेंडर कर देना। लेकिन कोई भी रास्ता चुनो, उसका नतीजा तो सिर्फ एक ही था, गेंगिस खान की जीत। लेकिन सिर्फ टैक्टिक्स ही नहीं, इनके साथ साथ गेंगिस खान ने एक और एक चीज का काफी ज्ञान लिया, लोगों से उनके धर्म और उनकी विद्या। गेंगिस खान टेग्रिस्ट धर्म का पालन करने वाला इंसान था, किंतु वो सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों और उनसे मिलने वाली सीख का सम्मान करता था। और उन्हीं धर्मों में से एक था बुद्धिज्म, जिसकी जन्मभूमि थी भारत। अब क्योंकि गेंगिस खान बुद्धिज्म धर्म का बहुत सम्मान करता था और इसका जन्म भारत में हुआ था, इसीलिए इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि उसके भारत पर हमला नहीं करने की ये भी एक वजह थी। खैर, दुश्मनों से चोरी छुपे ऐसे ही कई ज्ञान और टैक्टिक्स सीख उसने वेस्टर्न जिया के बाद चाइना के दूसरे पावर जिन एम्पायर को भी सन 1215 में हरा दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि जिस चाइना ने कभी मंगोलियंस पर अत्याचार कर उन पर राज किया था, वो गेंगिस खान की वजह से इतने मजबूर हो गए थे कि उन्हें खुद को बचाने के लिए दीवार बनानी पड़ी। कोई ऐसी वैसी दीवार नहीं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन पूरे देश को झटके में तबाह करने वाले गेंगिस खान को एक दीवार क्या रोकने वाली थी। चाइना के ग्रेट वॉल को आसानी से पार करके उसने जिन एम्पायर को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिससे आखिर गेंगिस खान ने वेस्टर्न जिया और जिन एम्पायर से अपने देश के बदले को पूरा कर लिया था। लेकिन चाइना की यह हार गेंगिस खान के बर्बादी के सिलसिले का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि एक तरफ जहां गेंगिस खान अपने दुश्मनों से ही युद्ध नीतियां सीखकर उन्हें मात दे रहा था, वहीं दूसरे तरफ 1218 में उसके ही पड़ोसी काराखिताई एम्पायर ने एक मंगोलियन शहर को अपने कब्जे में लेते हुए उसके राजा और गेंगिस खान के दामाद की हत्या कर दी थी। यानी जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद, वो भी गेंगिस खान के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक मंगोल अपना अपमान कभी नहीं भूलता, इसीलिए अपने साथ हुए इस धोखे का हिसाब करने गेंगिस खान काराखिताई पहुंचा। उस पूरे एम्पायर पर हमला कर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और एक बार फिर से गेंगिस खान ने अपना बदला लिया। बर्बादी और बदले का ये सिलसिला गेंगिस खान को चैन की सांस लेने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि अब उसके ही नए पड़ोसी ने उससे दुश्मनी मोड़ ली थी, बिना ये जाने कि इसका नतीजा उस राज्य का विनाश भी हो सकता है। ये राज्य था ख्वाराज़म एम्पायर, जो काराखिताई के बाद मंगोल एम्पायर का एक नया पड़ोसी बना था। अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बनाने और सैकड़ों सालों से ईस्ट और वेस्ट के बीच के बंद हुए पड़े ट्रेड रूट्स को खोलने की उम्मीद से गेंगिस खान ने सन 1219 में व्यापार समिति को ख्वाराज़म एम्पायर भेजा, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। लेकिन कहते हैं ना, जब अंत सर पर हो तब इंसान के सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, और इसीलिए तो मंगोलिया और ख्वाराज़म के रिश्तों में मिठास लाने वाले प्रस्ताव पर वहां के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद II ने शक करके भारी सभा में उन्हें बेइज्जत कर उनकी हत्या करवा दी। एक मंगोल की हत्या करना गेंगिस खान को राज नहीं आने वाला था, और एक बार फिर दुनिया को मंगोल के खून गेंगिस खान की क्रूरता को देखने का मौका मिला। वो हर हाल में मोहम्मद और उसके परिवार का अंत कर उसे बर्बाद करना चाहता था, और उसने ये किया भी। गेंगिस खान के इसी बदले ने ख्वाराज़म एम्पायर में जो तबाही मचाई, वो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी तबाहियों में से एक मानी जाती है। इस तबाही के बाद मोहम्मद, जिसे अपने एम्पायर का घमंड था, वो दुम दबाकर भगोड़ा बनकर भाग गया और ख्वाराज़म एम्पायर उनके नक्शे से मिटकर मंगोल का हिस्सा बन गया। इसके बाद पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेते हुए जलालुद्दीन ने मंगोल्स को हराने की काफी कोशिशें की, लेकिन इस कोशिश में असफलता के सिवाय उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी इसी असफलता से कोई सीख न लेते हुए जलालुद्दीन ने भारत के दिल्ली सल्तनत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ इनकार कर दिया।
अब क्योंकि दिल्ली के सुल्तान ने मोहम्मद के बेटे की कोई मदद नहीं की थी, इसीलिए गेंगिस खान के पास भारत से बदला लेने की कोई वजह नहीं थी और शायद इसीलिए उसने कभी भारत पर हमला करने का विचार नहीं किया, क्योंकि गेंगिस खान वहीं हमला करता था जहां से उसकी कोई रंजिश हो। और ऐसे ही एक रंजिश गेंगिस खान के अपनों ने उसे दी। साल 1221 में जब वो ख्वाराज़म एम्पायर का खात्मा कर रहा था, तभी जिस वेस्टर्न शिया पर उसने कब्जा किया था, उसने गेंगिस खान की मदद के लिए युद्ध भूमि में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। ये गेंगिस खान के लिए किसी धोखे से कम नहीं था और इसीलिए ख्वाराज़म का युद्ध खत्म करते ही वो एशिया के बाकी हिस्सों में अपना दबदबा बनाने की जगह वापस चाइना की ओर बढ़ने लगा। अपनों से मिले हुए धोखे के बाद गेंगिस खान ने बाकी के एशिया पर कब्जा करने के सपने को रद्द कर दिया और जाहिर सी बात है, अगर वो आगे आया ही नहीं तो वो भारत तक कैसे पहुंचता। इन्हीं सब वजहों से तिनके से ताज तक का सफर तय करने वाले गेंगिस खान ने कभी इंडिया पर हमला नहीं किया। लेकिन इन सब से एक बात जरूर साफ हो जाती है कि गेंगिस खान के लिए उसका बदला ही सब कुछ था। तभी तो जहां जहां उसके साथ विश्वासघात हुआ, उसने सभी राज्यों में विनाश का इतिहास लिखा और जिस साम्राज्य से उसका कोई वास्ता नहीं था, वहां पर किसी भी प्रकार के लालच ने उसे वहां पर आने का आमंत्रण नहीं दिया। पर क्या गेंगिस खान के इंडिया पर हमला नहीं करने की वजह सिर्फ यही थी, या फिर इतिहास के पन्नों में इससे जुड़ा और भी कोई राज दर्ज है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखना और अगर गेंगिस खान के इतिहास से आपको कुछ सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट बाय फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और क्यूरियोसिटी इंसाइटिंग वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर देखने मिलेगा, जो आपकी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। कीप लर्निंग। जय हिंद।